So okay, who is the first person? Hello, hello, hello. वेदांत सर, हाँ am I वेदांता. audible, sir? हाँ यू आर ऑडिबल वेदांता, बताओ. Yes, sir. एक क्वेश्चन है और बाकी एक जीएस रिलेटेड डाउट है सर. अच्छा बताओ. First question is, caste systems studies in India have been dominated by book view initially. How did the entry of field view bring about a balance in the study of Indian caste system? Discuss. ओके. ये previous हो क्या है सर? So नहीं in नहीं, the study of आपने पढ़ा, आपको पढ़ना है ये आंसर. जी सर जी. अरे यार तुम लोग कास्ट पे क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो वेदांता अभी क्वेश्चन. एक्चुअली सर ये बुक व्यू वाला दिखा और फील्ड व्यू वाला दिखा तो मुझे लगा कि उसमें थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, समझो ये क्वेश्चन क्योंकि प्योरली कास्ट चैप्टर से है. कैसे है बताता हूँ. कास्ट पहले बुक व्यू से पढ़ा गया था, ठीक है, शास्त्रों के जी हिसाब से कास्ट क्या है वैसा ही कास्ट है. फिर जी फील्ड व्यू आया. पहले समझो, आप बाद में पढ़ लेना आंसर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. फील्ड व्यू ओके आता है. फील्ड व्यू में आपको एम एन श्रीनिवास दिखने को मिलेंगे, एंद्रे बेतले देखने को मिलेंगे. अब इन्होंने डिटेल में कास्ट के बारे में कहा क्या वो पता होना चाहिए, तब तो आप बता पाओगे कि देखो बुक व्यू ये बोल रहा था और फील्ड व्यू ये बोल रहा है. कैसे फील्ड व्यू ने मोबिलिटी के बारे में बात की, कैसे फील्ड व्यू ने कास्ट एंडोगमी के बारे में बात की, कैसे फील्ड व्यू ने कास्ट ऑक्यूपेशन के बारे में चेंज किया, कैसे कास्ट रिलेशनशिप के बारे में चेंज बताई. ये कंटेंट होगा एक्चुअली इस आंसर का. समझ में आया जी सर कि चेंज जी जी बतानी है कि कैसे चेंज हुई. तो आपको चेंज बताने के लिए एंद्रे बेतले, एम एन श्रीनिवास, इनकी थियरी पता होनी चाहिए ऑन कास्ट. माइक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट, 20th सेंचुरी अवतार ऑफ कास्ट, सोशल चेंज इन इंडिया, कास्ट, कास्ट ओल्ड एंड कास्ट न्यू. तो आप एक जी पॉइंट अच्छे से समझो, ये कंटेंट आपको अगर अच्छे से लिखना है तो ये कंटेंट लिखना है. फिर भी अगर आपने जी फर्स्ट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है तो मैं उसको उसी तरीके से इवेल्युएट करूंगा. फिर बताओ. ओके सर. In the study of literature history of India, India was studied sociologically by various scholars at different periods of times. However, the methodology used by the researchers were different according to the different scholars. During the colonial period of India, the administrators of then India, with the motive of economic exploitation, studied the India with an Eurocentric perspective. Again, sociologists like Louis Dumont advocated that नहीं नहीं नहीं, India. वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड. वेदांत, ये आंसर नहीं होगा इसका. जी समझ में आ रहा है. जी आपको शॉर्ट में पहले लिखना था बुक व्यू क्या बोल रही है. इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट चैप्टर में इतना कंटेंट यूज कर सकते हो. बुक व्यू बोलती है वर्ना व्यू ऑफ कास्ट, रेडिएटिंग इन द राइटिंग्स ऑफ लुई डुमो, कॉलोनियल स्कॉलर्स, जीएस गोरे. ठीक. अब इसको जी चेंज कैसे किया फील्ड व्यू ने, ये डिटेल नहीं लिखनी है आपको उधर, चेंज में लिखनी है आपको डिटेल. बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ डिड द कॉन्टेक्स्ट व्यू और अ फील्ड व्यू चेंज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट, राइट. यस सर. ये वाला डिटेल आना चाहिए. ये अगर आप कॉलोनियल स्कॉलर की इतनी डिटेल लिखते चले जाओगे तो आंसर में फिर ये लिख ही नहीं पाएंगे हम. आपने ये वाला पार्ट कुछ लिखा है आंसर में. लास्ट में लिखा है सर बताओ. कुछ कुछ पॉइंट. अच्छा लास्ट में लिखा है, मतलब पूरा आंसर यहीं पे चला गया है क्या. बीच में मतलब है, लास्ट में बहुत लास्ट में नहीं है तो नहीं बीच में. डोंट वरी, ये अभी आपको नहीं होगा बिकॉज कास्ट चैप्टर से क्वेश्चन है. हमने बुक व्यू और डिटेल, और मैंने आपको याद है तो मैंने बोला था कास्ट मैंने सिर्फ टच किया है, मैंने डिटेल नहीं जी की है कास्ट की उधर. जी जी. तो वो वाला अरे सर जहाँ पे लिखा है थोड़ा सा. बताओ. Similarly, Indian sociologist Z.S. Ghore, through his textual method, opined that Indian caste systems is a way of life. According to him, though caste system has regional variations, but the core of the caste systems has more or less has remained some features, and those features are hierarchy, civil and religious disabilities, pollution and purity, restriction of marriage, segmental division, and lack of opportunity to choose occupation. However, from the era of M.N. Srinivas, the field view prevailed over the book study for understanding Indian society. Hillview has helps us scholars to understand empirical reality of the caste systems in India.
when the book view opined caste system as a burner system exists नहीं 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 नहीं, आपने डिटेल देनी पड़ेगी उधर, चेंज कैसे किया है। आपको एक सिंपल में एग्जांपल दे रहा हूं, नहीं होगा ये आंसर में, नहीं मार्क्स मिलेगा वेदांत। हाउ इट चेंज द मीनिंग ऑफ कास्ट, हाउ इट चेंज द फीचर ऑफ कास्ट, हाउ इट चेंज द caste as a hierarchy to stratification, how it changed the relation between caste and class, how it changed the relationship between various caste interactions, how it changed the notion of caste endogamy, caste division of labor। ये चेंजेस लिखनी है, ये कैसे फील्ड स्टडी के कारण चेंज हुए, और इसके लिए तुम्हें एमएन श्रीनिवास और एंड्रे बेतले आने ही पड़ेंगे। हाँ, आप चाहो तो एफजी बेली लिख सकते हो, आप चाहो तो मैकी मैरियट लिख सकते हो, आप चाहो तो मिल्टन सिंगर लिख सकते हो, आप चाहो तो एससी दुबे लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो, बट एटलीस्ट बेसिक ये लिखना ही पड़ेगा। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर फॉर दिस, एंड आई थिंक इट्स थोड़ा शायद अगले हफ्ते तक ठीक हो जाएगा वो आंसर। ओके सर, ठीक है। एंड वैसे एक क्वेश्चन है सर, लास्ट क्लास में आर्य समाज का एक बोला था आपने, आर्य समाज मतलब ये कोई जो रिलीजियस को मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। एक्चुअली इसमें मेरा एक डाउट था, मतलब जहाँ पे मैं मतलब ये स्पेक्ट्रम मैंने थोड़ा सा देखा था, तो उसमें सर वो कह रहा है कि ये लोग प्रमोट करते हैं वो तो। अरे आर्य समाज की वेबसाइट ही चेक करो ना, उससे ऑथेंटिक कहाँ मिलेगा आपको। यस, ओके सर, समझ रहे हो, मेरे हिसाब से उससे ऑथेंटिक तो नहीं होना चाहिए कुछ। जी जी बिल्कुल, यस सर। हेलो जी सर, वो जीएस पे जो डाउट है सर, एक्चुअली हो क्या रहा है, मेरा सर सोशियोलॉजी में बहुत टाइम चला जा रहा है, मतलब ऑप्शनल में बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है सर। चलेगा, नवंबर तक बहुत टाइम कंज्यूम होने से क्या दिक्कत है आपकी। मतलब थोड़ा सा मन में डाउट हो रहा है कि मेरा जीएस कवर होगा कि नहीं बाद में, वो थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं है वेदांता, इसके लिए मैं आपको एक यूनिवर्सल आंसर देता हूँ, ध्यान से सुनना। मेरा 4 अटेम्प्ट देने के बाद जीएस कभी कवर नहीं हुआ, तुम पहले अटेम्प्ट में क्या करोगे। फैक्ट बता रहा हूं, एकदम एकदम सच। फुल कवर होता है सिर्फ ऑप्शनल। जीएस इस दुनिया में किसी का आज तक तो नहीं हुआ है, अनटिल अनलेस समबडी हैज आइंस्टाइन्स माइंड। अगर 6 साल पहले भी पढ़ना चालू करोगे ना तो भी जीएस कवर नहीं होगा, बिकॉज करंट अफेयर्स हर दिन ऐड होता जाता है, और कितना कवर कर लोगे। यू शुड नेवर फोकस ऑन कवरिंग द जीएस। बाकी एस्पिरेंट्स भी अगर है, प्लीज एक बार ध्यान से समझना, जीएस को फुल कवरेज पे मत लेके जाओ, जीएस को अंडरस्टैंडिंग पे उतार के लेके चले जाओ। जीएस उतना काम आएगा जितना तुमने समझ लिया है, जीएस उतना काम नहीं आएगा जितना तुमने पढ़ा है। ऑप्शनल पे जितना तुमने पढ़ा भी है ना वो भी काम आ जाएगा, ब्लीकली कहीं ना कहीं यू विल एबल टू यूज इट। तो जीएस के अंदर यू शुड गो इन अ वेरी डीपर मैनर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। आपके पास अगर घर पे है, कल मैं सडनली, नॉट कल, इनफैक्ट टुडे व्हेन आई वाज ब्रशिंग माय टीथ्स, आई एक्चुअली रियलाइज्ड वन पॉइंट। अब होता क्या है कि मेनी टाइम्स आप लोगों में से बहुत सारे लोग यूज करते हो कि मतलब आफ्टर ब्रश आप जब माउथ वॉश यूज करते हो नॉर्मली है, ठीक है। तो मेरे पास एक छोटा सा कप टाइप का सा है माउथ वॉश के लिए, तो मैंने उसके अंदर थोड़ा सा उसे वॉश किया आज टैप के नीचे, छोटा सा है, ज्यादा डीप नहीं है वो, ठीक है, जस्ट लाइक ग्लास बहुत डीप होता है, थोड़ा सा डेप्थ है उसमें। अब मैंने नल थोड़ा सा फास्ट से ऑन किया, उसके अंदर पानी एक भी ड्रॉप नहीं भरा, पानी बाहर गिरता चला गया। जितना फास्ट किया उतना बाहर गया, और मेरे को दिमाग में उस टाइम क्लिक किया, यूपीएससी की प्रिपरेशन ऐसी ही है, तुम जितना फास्ट अंदर डालोगे ना वो बाहर स्पिल होता चला जाएगा, और जितना स्लो, उस टैप को मैंने स्लो कर दिया तो वो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। गाइस, दीज आर द लेसन्स व्हिच यू ओवर लर्न इन डे टू डे लाइफ। जीएस में अगर तुम अब भागना चालू करोगे, तुम्हारा कंटेंट एकदम खराब हो जाएगा वेदांत। और जीएस में कुछ चीजें जो यूज होती है वो सिर्फ वो होती है जो आपको अच्छे से पढ़ी हुई रहती है। So never focus on completing the syllabus. I'm not saying don't complete the syllabus. I'm saying don't race for syllabus as far as your general studies is concerned. It's impossible to cover the syllabus. फोकस आपका सीधा सीधा इतना होना चाहिए कि ऑप्शनल पे मेरे को सॉलिड, और मुझे नहीं लगता नवंबर तक अगर तुम फुल फ्लैश्ड ऑप्शन को भी देते हो कोई प्रॉब्लम है, गो विद इट। अभी किसने वीडियो ऑन किया हुआ है, जिम जाके कोई लेक्चर देख रहा है क्या? असाद, गजब हो यार तुम लोग, सही है।
इज दिस क्लियर वेदांत? मैं नहीं बोलूंगा कि शायद तुम्हें रन करना चाहिए, और मैंने कभी नहीं बोला, एंड आई डोंट वांट एनीबॉडी टू रन एज फार एज द सिलेबस इज कंसर्न्ड, डोंट डू जी दैट। सर। और तो थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा एक पॉइंट मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, अभी अगर तुम्हें सोशियोलॉजी पे ज्यादा टाइम लग रहा है, तुम एक चीज इंश्योर करो कि तुम दिसंबर से पीटी ओरिएंटेशन में अच्छे से फोकस कर लोगे। एक चीज समझो यार, मैंने पिछले 2-3 साल से कुछ चीजें समझी। हर बार है ना, एक एस्पिरेंट मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार होके बैठ जाता है, लास्ट में पीटी नहीं निकल रहा है 2-2, 3-3 साल से। जी ऐसी तैयारी का क्या फायदा है यार? मैं अब हर एस्पिरेंट को यह सजेशन देता हूं, इनफैक्ट जो मिलता है, अरे सर मेंस नहीं होगा, मेंस होगा या नहीं होगा वो तुम्हें 4 महीने बाद में देखना है, पहले पीटी तो निकाल लो। आजकल पीटी निकालना चैलेंज हो गया है। yes, sir. दिसंबर से तुम प्योर पीटी मोड पे आ जाओ। उस टाइम ये मत सोचना कि सर मेंस का सिलेबस 60% ही हुआ है, 40% हुआ है, जो भी परसेंटेज हुआ है, बिकॉज मेरा पर्सनली ये मानना है, अगर पीटी का एग्जाम बढ़िया गया ना, वो 3 महीने में तुम 12 महीने की मेहनत कर ले जाओगे, इतनी एनर्जी आ जाएगी। क्यों? उस टाइम तुम डबल स्पीड से भागने के लिए रेडी रहोगे, बिकॉज यू नो आफ्टर 3 months यू वुड बी राइटिंग योर मेंस। उस टाइम होगा मेंस कवर, हैव फेथ। क्यों? बिकॉज आज अगर 20% भी अगर आप कवर करके लेके जा रहे हो, तो आगे 60% कवर कर ले जाओगे, और 20% तो बड़ों बड़ों का छूट जाता है यार। दिसंबर से पीटी को नेग्लेक्ट करना ही नहीं है। मतलब अगर 10 घंटे पढ़ते हो, और उस टाइम अगर ऑप्शनल पढ़ चल रहा है आपका 5 घंटे ऑप्शनल, 5 घंटे जीएस प्रीलिम्स, विष्णु भगवान भी अगर आपको बोले आके मेंस पढ़ लो, मत करना गलती, पहले पीटी निकालना है मुझे, एज सिंपल एज दैट। पीटी निकलेगा ना, मेंस भी निकलेगा, वो एनर्जी आएगी। जी सर। बट मेंस के चक्कर में पीटी मत खराब करना, क्योंकि एक बार पीटी खराब हो गया, वो 1 साल ना पूरे साइकिल को खींचने में ना हालत खराब हो जाती है इंसान की। फिर सोशियो पढ़ो, फिर आंसर राइटिंग करो, फिर करंट अफेयर्स पढ़ो, फिर मेंस पढ़ो, और बाद में बैठ के एक स्टूडेंट रोता है कि अरे यार ये मेंस में 2 महीने कम दे दिए होते तो पीटी निकल जाता। दिसंबर के बाद में चाहे तुम तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हो, चौथा अटेम्प्ट दे रहे हो, पीटी को इस बार सीरियसली लेके चलना। और दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई तो मान लो रिवीजन हो रहा है, 5 महीने बहुत होते हैं पीटी निकालने के लिए दोस्त। 5 सब्जेक्ट पढ़ने, 1-1 महीने भी पढ़ोगे ना, खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तुम्हारा मेंस का भी खत्म हो जाएगा, पीटी का भी खत्म हो जाएगा। तो मैं वेदांत सजेस्ट करूंगा नवंबर तक फुल फ्लेजली सोशियोलॉजी कंप्लीट करो। क्यों? जनवरी फरवरी से अगर तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जा रहा है ना उस टाइम तक, तो तुम सोशो को खोल के भी नहीं देखोगे, और उसका खामियाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा जून के। दिसंबर से अगर आपका कोर्स खत्म भी हो जा रहा है, बहुत सारे लोगों का पेपर 2 के साथ खत्म हो जाएगा, जिसका कोर्स खत्म हो जा रहा है, मेक श्योर डेली 1 घंटा सोशियोलॉजी पढ़ना है अगली फरवरी तक डेली 1 घंटे सोशियोलॉजी पढ़ना। 3 महीने का ब्रेक अगर सोशियोलॉजी में लग गया, फॉरएवर परमानेंट ब्रेक है वो, फिर वापस क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। डोंट डू दैट। कोर्स कब तक खत्म होगा सर, इफ यू डोंट माइंड? कौन सा बैच कहां से स्टार्ट हुआ था यार तुम्हारा? आई जून से स्टार्ट हो रहा है। नहीं मतलब चैप्टर यार, जून मेरे को चैप्टर सर थिंकर्स वाले से। थिंकर्स से स्टार्ट हुआ है, मतलब पहले 3 चैप्टर तुम्हें करना है ना, समझो। नवंबर एंड तक मैं खत्म कर दूंगा तुम्हारा, एटलीस्ट वो वहां तक का चैप्टर। ठीक है ना? थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू। ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा। हेलो, और लास्ट डाउट सेशन भी मैंने YouTube पे अपलोड कर दिया, आप देख लेना। यस, हु इज दिस? सर अदिति, बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे आता है कि कमेंट ऑन द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन कॉलोनियल इंडिया, हाँ, तो उसमें मतलब कमेंट में मतलब करते क्या, पॉजिटिव नेगेटिव क्या रहते? वैसे मैंने लिखा है आंसर। अच्छा, तो आप रीड करोगे या मैं बताऊं कुछ उसमें? सर मैं रीड करती हूँ, आप उसमें फ्लॉज बता देना। ठीक है, मैं प्रॉज भी बता दूंगा साथ में, बताओ। Okay, sir. Social reform movements in colonial India happened to reform the Hindu culture and to oppose the Western thought that the Britishers were circulating in the country.
social reform movements like Arya Samaj led by Dayanand Saraswati or the Brahmo Samaj carried by Raja Ram Mohan Roy were to bring the change in the position of women and to revitalize one's Vedas by propagating a famous slogan of "Go back to Vedas" by Arya Samajists. Hmm. Although these movements were led by the upper caste of the society, but some social reforms took place also in the southern and western India by the lower caste that excluded the Brahmins in form of Shodak Samaj, self-respect movement or SNDP movement. These movements were driven by the mass presence of the suppressed and oppressed communities who were brought by the common identities and were set out to reform against the superiority of others. Where the movements in North and East India were more focused on the ill practices of the society, whereas the movement in southern parts of and Western India were the fight for their own identity. The social reform movements have helped to shape the society from primitive times to even present times, reflected in Me Too movement, which helped spreading awareness against sexual abuse, sexual harassment, and rape culture, or the Dalit feminist movement, which helped advocating equal rights for Dalit women. But what we see today is a bleak picture of these reforms with derogatory comments passed by certain people like Shambhaji Bhide against social reformers like Jyotiba Phule and Periyar Naikar, neglecting and ignoring their contributions laid down to transform the Indian society. What India and the society need today is the guiding light of social reforms to lead by example. सर मुझे इसका कंक्लूजन थोड़ा मतलब कहते हैं ना खोखला सा टाइप लगा मुझे नहीं, complete आपको लगा ये। आपको ये क्यों बोलना है कि किसी ने इनके ऊपर नेगेटिव कमेंट किए हैं? व्हाई यू हैव टू मेंशन दैट? सर कनेक्ट उसमें इंटीग्रेट करने के लिए नहीं, इंटीग्रेट तो Okay. ठीक है, बट बिकॉज वी नेवर नो ना कि सामने वाला कौन से एक आइडियोलॉजी सेट से चल रहा है यार. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आज तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट अगर प्रो महात्मा गांधी भी पेपर में जाए तो डेंजरस हो सकता है. ओके सर बट स्टिल महात्मा गांधी के लिए चलो तो चलता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अब एटलीस्ट एक्सेप्टेबल फिनोमेना सा लगता है. बट नहीं, ये मत करना कि मतलब ये सेशनिस्ट हो गए या कुछ ऐसा हो गया, या संभाजी भिड़े का आपने एग्जांपल दिया कि इन्होंने इनके ऊपर कुछ बोला. मे भी हो सकता है कुछ और भी लोगों ने बोला हो, बट विल नॉट टच दैट अप. हम ये बोल सकते हैं. अब इसके आंसर के अंदर मैं आपको बताता हूं. आपने बताया, आपने कनेक्ट अच्छे से किया. आज के टाइम में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से कनेक्ट किया जा सकता है. अगर आज के टाइम में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से आपको कनेक्ट करना है तो इधर आप और चीजें कनेक्ट करो. रिचुअल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट आप जैसे वुमेन का आपने एग्जांपल दिया. 1987 के अंदर लास्ट सती रूप कन्वर की हुई थी. रूप कन्वर, सॉरी सर 1987 1987 में लास्ट ऑफिशियल रिकॉर्डेड इंसिडेंट है सती का इंडिया में, रूप Okay, कन्वर का. okay. ठीक है, राजस्थान में हुआ था. ये रिकॉर्डेड, ऑफिशियल रिकॉर्डेड है. अंडर कुछ हुई है तो अलग चीज है. ऑफिशियल रिकॉर्डेड लास्ट इंसिडेंट ये है. तो ये ऐड कर सकते हैं कभी हम कि आज हम देखते हैं बहुत सारी सती जैसी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट भी मूवमेंट्स हुए इंडिया में 1970 से, जब थर्ड वेव के अंदर हम वुमेन्स मूवमेंट में आ रहे हैं. ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने मी टू का एग्जांपल लिखा है, इसलिए सिर्फ. नहीं तो चलेगा, नहीं भी ऐड करो तो. अब इसके अंदर आप एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, इनिशियली कॉज बहुत अच्छे से लिखी है आपने, फिर अपर कास्ट, लोअर कास्ट, वुमेन्स तीनों को इंटीग्रेट किया इसके अंदर. साथ में आप ये बताओ ना कि इन मूवमेंट्स का एक जो लॉजिकल कंक्लूजन था, रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह गया. क्यों? उधर दो रीजन लिखो कि एक, इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के मोटिव्स आगे जाके डिविएट होने लगे, पॉलिटिक्स, पावर एक्सेट्रा. सेकंड, इनके अंदर पार्टिसिपेशन हमेशा लिमिटेड रही, रीजनलाइज्ड रही. तो ओवरऑल रिफॉर्म मूवमेंट आज भी प्रोसेस है इंडिया के अंदर, वेयर इट स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी, इट्स मैच्योरिंग इन 21st सेंचुरी. ऐसे कुछ कर सकते हो ओके सर कि आज भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है ये प्रोसेस. आज भी हम वुमेन के लिए, डिफरेंटली अनेबल्ड के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, कुछ वर्शिप रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए रिफॉर्म मूवमेंट्स हो रहे हैं. और एक ऐड कर देना इधर, आज के टाइम के अंदर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही ये सोशल रिफॉर्म नहीं ला रही है. आज ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जुडिशरी भी लेके आ रही है.
मतलब अगर आपको ऐड करना है जुडिशरी, स्टेट, लॉ, मैकेनिज्म्स, कैसे? एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट, जिसके ऊपर टेस्ट किया जाता है कि ये प्रैक्टिस अलाउड है या नहीं अलाउड है। ये ऐड अगर आपको करंट ऐड करना है तो डू ऐड दीज अब, और ये कंक्लूजन वाले पार्ट में। जी सर, जी सर। सर एक और चीज था, अगर किसी क्वेश्चन में डिस्क्राइब आता है, हाँ ठीक है, जैसे, तो उसका फिर एज इट इज, क्वेश्चन का एज इट इज लिखना उस पर्टिकुलर फिनोमेना को। तो जैसे उसको क्रिटिसाइज भी करना है? नहीं 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 नहीं, अच्छा, क्रिटिसिज्म डिस्क्राइब वाले में कभी नहीं आएगा। डिस्क्राइब इट, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरोपियन मॉडर्निटी, एज इट इज मैं लिख दूंगा यूरोपियन मॉडर्निटी। ओके और सर। डिस्क्राइब द जेंडर एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, मैं एज इट इज बोलूंगा जेंडर कैसे कैसे स्ट्रैटिफाई कर रहा है, बस। इज द पॉइंट क्लियर? हाँ जी सर। क्रिटिक नहीं आना चाहिए यहाँ पे, मेक श्योर। हाँ जी सर, एक लास्ट था, इसमें मैंने एक डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ प्रोटेस्ट इन कॉलोनियल इंडिया लिखा था। ठीक है, वो मैं करती हूँ। ठीक है। सोशल रिफॉर्म एक मूवमेंट। सेकंड, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कॉजेज ऑफ प्रोटेस्ट इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, प्रोटेस्ट कॉलोनियल इंडिया में बताओ। जी, social reform movements helped in establishing protest in colonial India. These protests were region specific, utilitarian in nature, and had goal to bring change in institution. The primary एक cause सेकंड, एक सेकंड, behind एक सेकंड, protest. एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपने फर्स्ट पॉइंट ही कॉज से स्टार्ट कर दिया, नहीं लगता? हाँ सर, सोशल रिफॉर्म से। सोशल रिफॉर्म ही एक कॉज था प्रोटेस्ट का। तो आपको डिफाइन, और मैंने आपको हर बार बोला है, कोई कॉन्सेप्ट अगर आए डिफाइन करो उसे। प्रोटेस्ट होती क्या है भाई? ओके। डिफाइन प्रोटेस्ट, कि किस तरीके से क्या होती है प्रोटेस्ट, बताओ। प्रोटेस्ट सर मुझे नहीं आ रहा एग्जैक्ट वर्ड। अच्छा, पावर एंड पॉलिटिक्स हो गया क्या आपका? सर हाँ, हो गया पावर पॉलिटिक्स। बहुत बढ़िया। तो मैं देख लूंगी, सॉरी। नहीं नहीं, वो अलग चीज आप देख लोगे, बट अगेन फिर हम लोग पेपर 2 के अंदर लिखेंगे कैसे कॉन्सेप्ट। प्रोटेस्ट को एटलीस्ट डिफाइन नहीं करेंगे। इस डिफिनेशन से 2 पॉइंट होंगी आपके आंसर्स के अंदर, 2 चीजें होगी आपके साथ। एक, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नॉट क्लियर है। अगर हम कॉन्सेप्ट को डिफाइन नहीं करते हैं तो ये होता है कि एक तो हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है, और दूसरी चीज ये होती है कि शायद हम जो इंप्रेशन कर सकते थे वो नहीं इंप्रेशन डाल पाते उधर। मीन वी वुड हैव टू गो सर्टेन एक्स्ट्रा माइल देयर। यस सर। इसको डिफाइन करो, उसके बाद में पहला कॉज बताओ। सोशल रिफॉर्म ही है पहला कॉज। समझ में आया? अब आंसर नहीं सुनूंगा, मुझे आप 3 और सोशलॉजिकल कॉज बताओ प्रोटेस्ट के। सर एक तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी बाय टिली वी कैन राइट। एग्जांपल? कि जैसे वेस्टर्न एजुकेशन आया तो इट वाज अ रिसोर्स। टिली का मैंने मान लिया एकदम अच्छे से। एक एग्जांपल बताओ जिस जो उस प्रोटेस्ट से, जो प्रोटेस्ट बताओ जो उससे कनेक्ट की जा सकती है। डेप्रिवेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। अरे क्या कर रहे हो आप? कोई एग्जांपल ऑफ प्रोटेस्ट, ट्राइबल प्रोटेस्ट, एग्रेरियन प्रोटेस्ट, या कुछ ऐसा वैसा। इंडिगो फॉर इंडिगो नील विद्रोह आंदोलन वाज ठीक है, देयर। फाइन, यू कैन डू दैट। कि वहां पे कहीं ना कहीं लीडरशिप आई। अहमदाबाद मील स्ट्राइक बोल सकते थे आप, या नहीं हो तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही बोल सकते थे आप। रिसोर्सेज आ गए आपके पास। ठीक है, सेकंड, सेकंड So second, we can write Pabna uprising की पहले land eviction. गिव मी द, अच्छा वैसे लेके जा रहे हो? नहीं, ये मत करना। इसमें क्या करना, मैंने आपको उस टाइम ही बताया था, जब कॉजेज ऑफ प्रोटेस्ट आए ना, आपको एक थियरी से निकालना है और एग्जाम्पल ऐड करना है उधर। जैसे अभी आपने शायद इंडिगो का मुझे बोला, या मैंने नॉन कॉपरेशन बोला। थियरी आपने लगाई रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी, एग्जाम्पल लगाया मैंने ये। दूसरा एग्जाम्पल आप एक स्पेसिफिक प्रोटेस्ट से उठा लो, जैसे शायद अभी आप दे रहे थे। आप चाहे पबना अपराइजिंग उठा लो, चाहे खेड़ा उठा लो, चाहे स्टीफन डेल की क्या बोलते हैं वो, कौन सा था कम्युनल वाला,
मोपला प्राइसिंग, मोपला प्राइसिंग उठा लो। नाम लगाना, मूवमेंट बताना, कॉज बताना, ठीक है, दूसरा कॉज। फिर तीसरा बताना, देयर आर वेराइटीज ऑफ अदर प्रोटेस्ट, ट्राइबल प्रोटेस्ट, पेजेंट प्रोटेस्ट, रिलीजियस प्रोटेस्ट, इनका एक एक एग्जाम्पल डाल दो। 3 वेराइटीज कवर हो गई आपके कॉजेस में, थियरी, प्रोटेस्ट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेस्ट विच टुक प्लेस इन द सोसाइटी हैविंग डिफरेंट 3 कॉजेस हियर। थोड़ा सा ब्रॉड रखना आंसर, सिर्फ इससे लिखते ही एक ही डायमेंशन आ रहा है थियरी का। गॉट द पॉइंट? मिक्स एंड मैच होना चाहिए आंसर में। Okay, sir. Okay. डन? कुछ और? Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। हु इज दिस? पीयूष? Pratyush. प्रत्यूष? प्रत्यूष थोड़ा सा वॉइस लो है आपका, बताओ। सर मेरा थोड़ा सिलेबस है डिस्कस था कि सर मैं एथिक्स अभी शुरू कर रहा हूँ। एथिक्स? हाँ सर, ठीक है। क्योंकि आप सर एथिक्स के टीचर हैं तो मुझे थोड़ा अच्छी तरह मैं कहाँ एथिक्स का टीचर हूँ, मैंने लाइफ में कभी एथिक्स नहीं पढ़ा है यार। अच्छा, बताओ, कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे पूछना था कि एथिक्स में सर मैं सोशियोलॉजी कैसे डाल सकता हूँ सर, यूज कैसे कर सकता हूँ? वाह, बहुत बढ़िया। इस साल का पेपर देखा एथिक्स का? थोड़ा बहुत देखा सर। थोड़ा बहुत देखा है, जूते पड़ेंगे प्रत्युष एकदम। अब तो पेपर तो देखना चाहिए था ना, पता कैसे चलेगा आपको? नहीं सर, देखा सर। अब एक्चुअली क्या, मेरे पास वो प्रेजेंट टाइम पेपर नहीं है। इनफैक्ट इस साल का एथिक्स पेपर अगर फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट थियरी क्वेश्चन उठाऊं, हर जगह सोशियोलॉजी है। एक काम करना प्रत्युष, कल भी मैं डाउट सेशन लूंगा, मुझे याद दिलाना, मैं एथिक्स का पेपर लेके आऊंगा एंड देन आई विल टेल यू कि इसमें सोशियोलॉजी कहां कहां यूज होती है। और इनफैक्ट मुझे लगा इस साल में हर जगह हर क्वेश्चन में सोशियोलॉजी है। बट आई डोंट हैव द पेपर राइट नाउ। टुमारो आई विल इंश्योर दैट आई हैव द पेपर। या अगर आपके पास पेपर है अभी? सर एक सेकंड सर बस। हाँ तो मैं पेपर निकाल लेता हूँ। हाँ, एक सेकंड, सॉरी सर। चलेगा चलेगा चलेगा। प्रत्युष ज्यादा टाइम लगेगा क्या? आ गया सर, आ गया। अच्छा सर आगे। एक पहले क्वेश्चन है सर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोरल इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एक सेकंड, efficiency मॉरल इंटीग्रिटी and professional efficiency in the context of corporate governance in India? प्रोफेशनल एफिशिएंसी, Efficiency. ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। Yes sir. अब अगर आप इन चीज के अंदर देखें, वैसे तो ये बहुत ज्यादा जनरली भी सॉल्व हो सकता है आपका। मॉरल इंटीग्रिटी क्या होता है प्रत्युष? सर खुद के बिलीफ सिस्टम होते हैं सर, मोरल का मतलब। राइट। याद है आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने जो नोट्स बना रहे हैं उनको बोला था कि दिस इज व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड एंड दिस इज व्हाट इट शुड बी। Yes sir. दैट्स अ मॉरल इंटीग्रिटी। एग्जाम्पल, जहां पे आपके मॉरल बिलीव्स और वैल्यूज या प्रिंसिपल्स के लिए यू आर कंप्लीटली कमिटेड विदाउट एनी कंडीशंस अटैच्ड, ठीक है। Yes. प्रोफेशनल एफिशिएंसी, आई थिंक इट्स वेल अंडरस्टूड कि कहीं ना कहीं यू फोकस ऑन एफिशिएंसी, जहां पे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रैशनैलिटी, लॉजिक्स, बेनिफिट्स, कैलकुलेबिलिटीज। प्रोफेशनल एफिशिएंसी के भैया सीधी सीधी बात है, वी आर ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर गोल ओरिएंटेड एक्शन है हमारा, इस एक्शन को फुलफिल करना है, काम खत्म, तुम अलग मैं अलग, राइट? Yes sir. जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर है तो वो प्रोफेशनल एफिशिएंसी पे काम कर रहा होगा कि भाई साहब सरकार मैंने ये काम कर दिया, मुझे मेरे पैसे दे दो, ये आपका ये ले लो, बात वो खत्म हो गई, राइट? अब Yes, sir. ये दोनों के बीच में कनेक्शन है क्या कुछ? अब आपको पहले कनेक्ट कर देता हूं सोशियोलॉजी। अगर आप प्रोफेशनल एफिशिएंसी पे फोकस करो तो ये आता है मैक्स वेबर का ज़्वेक रैशनल एक्शन। गोल ओरिएंटेड एक्शन है, ये पर्पस फुलफिल करना इन लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, लीस्ट पॉसिबल एफर्ट एंड बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, एज सिंपल एज दैट। क्लियर?
मॉरल इंटीग्रिटी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये है वैल्यू बेस्ड रैशनैलिटीज। मेरी वैल्यूज, मेरी मॉरल इंटीग्रिटी अलग हो सकती है आपकी मॉरल इंटीग्रिटी से, किसी और की मॉरल इंटीग्रिटी अलग हो सकती है। मेरे वैल्यूज पे डिटरमाइन करता है ये। अब आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं, अगर वेबर ही लूं तो यहां पे ये हो गया रट रैशनल सोशल एक्शन। जस्ट टू टेक यू एन एग्जांपल हियर, लिखने ये वर्ड नहीं है उधर, बट इट गिव्स यू एन इंडिकेशन हाउ टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेल। अगर इन दोनों में कोई कनेक्शन दिखाई देता है क्या, मैं आपको जस्ट सिंप्लीफाई करके पूछ ले रहा हूं। डू यू थिंक अ पर्सन हैविंग हाई मॉरल इंटीग्रिटी वुड हैव हाई प्रोफेशनल एफिशिएंसी? सर वो भी सर इंसान ईमानदार है तो सर अपना काम अच्छी तरह से कर पाएगा सर। वैलिड। लेकिन इज देयर अ पॉसिबिलिटी दोस पीपल हु आर हैविंग हाई प्रोफेशनल एफिशिएंसी वुड हैव हाई मॉरल इंटीग्रिटी? सर जरूरी नहीं लगता मुझे सर। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल एफिशिएंसी पे रखता है तो इसके मॉरल एस्पेक्ट्स भी तो कहीं ना कहीं वो फॉलो कर रहा है ना, कि नहीं भैया मेरा काम इतना है, मैं इससे इतना ही काम करूंगा, मैं क्यों इसके ऊपर कंसर्न करूं। फॉर एग्जांपल, नॉट पुटिंग योर लेग्स इन समबडीज एल्स प्रॉब्लम डजंट मीन दैट यू आर नॉट हैविंग मॉरल इंटीग्रिटी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे पास मॉरल इंटीग्रिटी नहीं है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, मैं उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करूं, तो आप मुझे क्या इमोरल बोल सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं ना, प्रोफेशनल हूं मैं भाई, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो, मैंने ये सामान आपको बेचना था, मैंने बेच दिया और अच्छी क्वालिटी पे बेचा, आपने चेक करके लिया, मेरा काम खत्म हो गया। अब आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है और जब किसी थर्ड बेसिस के ऊपर आप मेरे पास आके चेंज कर रहे हो, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, तो यू कैन नॉट ब्लेम मी दैट आई एम लैकिंग माई मॉरल इंटीग्रिटी। नो, I am very professional and I am committed to my professional efficiency, and if a person is committed to his professional efficiency, there is a possibility even he may have high moral integrity, right? क्यों? उसका मॉरल क्या है? प्रोफेशनल वैल्यूज। बट दोनों में क्या नेसेसरी कनेक्शन होगा क्या? क्या हमेशा मॉरल इंटीग्रिटी हाई रहेगी तो क्या प्रोफेशनल एफिशिएंसी हाई रहेगी? नहीं कैसे? एग्जांपल दो एक सर। जिसमें आपकी मॉरल इंटीग्रिटी बड़ी हाई है। सर अगर मेरी मॉरल इंटीग्रिटी एथिक्स के हिसाब से ना सेटल हो तो मुझे लगता है प्रोफेशनल एफिशिएंसी में दिक्कत आएगी सर। फॉर एग्जाम्पल, डे टू डे आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो ऑनेस्ट होते हैं, उनकी मॉरल इंटीग्रिटी बड़ी हाई होती है, उनकी प्रोफेशनल एफिशिएंसी कम होती चली जाती है, क्योंकि वो शायद उस रूल्स एंड रेगुलेशन को उस तरीके से फॉलो नहीं कर सकते हैं जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए। राइट? यस सर। समझ में आया पॉइंट ये? हाँ सर, समझ में आ रहा है। और क्या प्रोफेशनल एफिशिएंसी हाई होने के बाद मॉरल इंटीग्रिटी लो भी हो सकती है क्या? हाँ सर, अगर वो अपने मोरल्स पे ध्यान ना दे, एथिक्स पे ज्यादा ध्यान दे तो प्रोफेशनल एफिशिएंसी आ सकती है उसकी सर। इसका मतलब अगर आपके कंपनी के अंदर किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किसी की जात के हिसाब से किसी को चिढ़ाया जा रहा है, बुली किया जा रहा है, आपकी स्कूल में किसी को बुली किया जा रहा है, और आप अगर उधर के ताकतवर इंसान हो और अगर आप चुपचाप बैठे हो, तो आप चाहे कितने भी प्रोफेशनल एफिशिएंट क्यों ना हो, आपकी मॉरल इंटीग्रिटी कुछ भी नहीं रह जाती है वहां पे। क्यों? आपके पास पोजीशन थी उस चीज को ठीक करने की, रोकने की, लेकिन आपने रोकी नहीं। So you may be a strong professional efficient person, but if you are not able to largely follow the dictates in those circumstances, you may not have moral integrity. अब ये दोनों का combination जब corporate governance में लेके आए, तो corporate governance क्या है? It's a sort of good governance, जहाँ पे ये देखा जाता है कि corporate governance के अंदर the goal of the corporate governance should not just be on earning the profits, but at the same time should also be largely maintaining the social values intact without hampering the social, ecological or legal dimensions of that development. अब ये दोनों के बगैर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कभी नहीं हो सकती है। इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फोकस रहा प्रोफेशनल एफिशिएंसी के ऊपर, क्योंकि मॉरल इंटीग्रिटी को डिफाइन करना ही अपने आप में चैलेंज है, सर्कमस्टेंसेस बेस्ड है। अब अगर हम देखें, मुझे डायरेक्टली सोशियोलॉजिकल कंटेंट फिलहाल कोई डायरेक्टली नहीं दिखाई दिया, जो था मैंने यूज किया, बट सोशियोलॉजी से अगर जब आप एथिक्स को कनेक्ट करने जाओगे ना प्रत्युष, एक चीज याद रखना, सोशियोलॉजी से जो थॉट प्रोसेस आप सीखते हो ना, that helps you to tackle your ethics paper. Content is not something which is going to directly come to your rescue when the time arises in your ethics paper after writing 3 hours GS paper 3 and 3 hours GS paper 4. वो नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां पे सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस खोलेगा सोशियोलॉजी ना, वो काम आएगा। मैंने जितने एग्जांपल लगाए, डे टू डे एग्जांपल लगाए, और वही लिखता चले जाऊंगा मैं वहां पे, in order to prove the examiner that I have understood the concept well.
सो सोशियोलॉजी का डायरेक्ट यूजिबिलिटी अगर आप खोजने जाओगे तो आपको बैठ के प्लान करना पड़ेगा पेपर को. एंड डू यू, आई डोंट थिंक यू विल हैव टाइम टू प्लान द पेपर. Sociology would open up your mind. That's the only good thing about sociology, which helps you in all the 4 papers. इसीलिए मैं बोलता हूं एग्रीकल्चर में भी काम आएगा सोशियोलॉजी आपको. बट प्रोवाइडेड आप ये सोचने लगो मैं मार्क्स यूज कर लूं, मैं वेबर यूज कर लूं, मैं डरखाइम यूज कर लूं या श्रीनिवास यूज कर लूं, वो नहीं बनेगा. दैट वुड नॉट हैपन. इज द पॉइंट क्लियर? यस सर. डायरेक्टली मत जाना, और मैं रेकमेंड नहीं करूंगा थिंकर्स का नाम लिखना उधर कभी. एथिक्स में स्कोर करना है ना प्रत्युष एंड अदर्स, एग्जाम्पल के बगैर एथिक्स में कभी स्कोर नहीं कर पाओगे. हालांकि दिस इज सेड बाय अ पर्सन जिसने अपने लाइफ में कभी एथिक्स का पेपर नहीं लिखा है. मेरे टाइम में एथिक्स नहीं होता था, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा बाय वॉचिंग एथिक्स पेपर जस्ट बिकॉज इट्स माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट. मेरे को लगता है एग्जाम्पल है तो एथिक्स में स्कोर है, एग्जाम्पल नहीं है एथिक्स में स्कोर नहीं है. एथिक्स को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, आज तो बहुत फेमस हो चुका है. दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव बीन प्रीचिंग फ्रॉम गॉड डैम पास्ट 10 years. पूरे सिलेबस के अंदर जितने वर्ड्स है सब वर्ड्स के 150 वर्ड के नोट्स बना लो. यू आर डन विथ योर एथिक्स. यू आर कंप्लीटली डन विथ योर एथिक्स. हो सकता है साल में एक क्वेश्चन आ जाए प्लेटो, डेस्कार्ट, सॉक्रेट्स, वोल्टेयर, लेना देना नहीं है, छोड़ना होगा छोड़ देंगे. बाकी सिलेबस टॉप नॉच कवर हो जाएगा आपका. इस साल तो कोई थिंकर भी नहीं आया, सब कोई थिंकर के पीछे पड़ जाता है. कंपैशन अगर मेंशन्ड है, कंपैशन का मीनिंग लिखो, अपने लफ्जों में लिखो, 4 एग्जाम्पल लिखो और थोड़ा सा एलॉबरेशन लिखो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का. इंटीग्रिटी वर्ड है, इंटीग्रिटी का मीनिंग लिखो, अपने शब्दों में लिखो, फिर उस मीनिंग को 2 एग्जाम्पल से कनेक्ट तुरंत करो, फिर उस इंटीग्रिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो. अगर प्रोफेशनलिज्म वर्ड है तो प्रोफेशनलिज्म वर्ड का मीनिंग लिखो, अपने शब्दों में लिखो और अपने एग्जाम्पल से कनेक्ट करो और फिर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो. इतना इतना करके लिख लो, तकरीबन 50 से 100 कॉन्सेप्ट होंगे उसके बीच में. हर कॉन्सेप्ट का अगर एक पेज में नोट्स बन गया ना, यू आर डन विथ योर एथिक्स. आई कैन राइट इट. बट करो ये. आप ये जाके किताबें पढ़ोगे एथिक्स, इस साल का पेपर तो बिना किताब के एथिक्स होता है यार. इस साल का पेपर तो निहायत ही इजी पेपर था एथिक्स का. दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन अगेन. थैंक यू सर. प्रत्युष, क्लियर विद दिस? यस सर. और दूसरी चीज बता दे रहा हूं मैं, यू आर स्टडिंग रॉन्ग सब्जेक्ट एट रॉन्ग टाइम. सर कब पढ़ना चाहिए मुझे एथिक्स में सर? मैं बताता हूं, एथिक्स अगर तुम्हें पढ़ना है तो एक काम करो, सिर्फ अगर जो पैटर्न मैंने बताया उस तरीके से नोट्स बनाना है तो डेली एक कॉन्सेप्ट्स के नोट्स बनाओ. 20 मिनट लगेंगे, 25 मिनट लगेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट देखते देखते 4 महीने में एथिक्स खत्म. और अगर आपको नहीं, ऐसे नहीं मुझे सर किताब के साथ ही पढ़ना है, मेरा रेकमेंडेशन है पीटी जिस दिन खत्म होना उसके अगले 20 दिन में सिर्फ एथिक्स ही पढ़ के खत्म करना है तुम्हें. अभी अगर एथिक्स पढ़ोगे ना, आज से 8 महीने के बाद में वो रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे तुम, और फिर वापस उसी शिद्दत से मेहनत करनी पड़ जाएगी पीटी के बाद में. रैदर देन पीटी खत्म होते ही आदमी के 2 गोल होने चाहिए, अपना ऑप्शनल 20 दिन में रिवाइज करना और एथिक्स 20 दिन में खत्म करना. दैट मींस 10-10 घंटे पढ़ के 5 घंटे ऑप्शनल, 5 घंटे एथिक्स पढ़ के खत्म होना चाहिए 20 दिन में एथिक्स. और वो जो खत्म किया हुआ वहां पे काम आता है आपको मेंस के अंदर, दैट इज जस्ट मैजिकल. आज सितंबर अक्टूबर में तुम पढ़ रहे हो, अगले सितंबर में मेंस देना है, बीच के 5 महीने तुम एथिक्स को टच नहीं करोगे बिकॉज ऑफ पीटी प्रेशर. सेंस क्या बन रहा है यार उस चीज का? गायब हो जाएगा. तुम मानो या ना मानो, यू विल रियलाइज इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दिस इज द रॉन्ग टाइम टू स्टडी एथिक्स. 100% एथिक्स को पढ़ना चाहिए इमीडिएटली आफ्टर प्रीलिम्स, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा स्ट्रांग रहे. क्लियर? थैंक यू सर. थैंक यू प्रत्युष. Yes, sir. नेक्स्ट गाइस, Good evening, sir. गुड इवनिंग. Hello. गाइस नाम ले लिया करो, मैं नाम कॉल कर लूंगा. गुड इवनिंग, हु इज दिस? थोड़ा जल्दी गाइस प्लीज. Sir, you speak. न्यूश्री, आज आंसर्स नहीं देखेंगे, कल आंसर्स देखेंगे. आज सबके डाउट्स है, वो डाउट्स बता दो फटाफट आंसर्स के सर, लिए. मेरा डाउट ही है. हाँ बताओ, डाउट्स बताओ फटाफट सब. सर, एक क्वेश्चन आया था पीएचडी का. हाँ सर, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. हाँ, सर, उसमें यही क्वेश्चन है सिर्फ. हाँ सर, सोशियोलॉजी ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. ठीक है. तो सर उसमें एक तो सिर्फ योगेंद्र सिंह का हो गया. सिर्फ योगेंद्र सिंह ही लिखना इधर. सर नहीं, और सीआईसी में और एक क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन में लिखते हैं सीआईसी डिस्कस योगेंद्र सिंह थेसिस ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. हाँ
सर दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट नहीं, लिखना है। जब आप डिस्कस कर रहे हो तब उसके काउंटर ओपिनियन भी लिखोगे। जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो तो सिर्फ उसको डिस्क्राइब करूंगा मैं। ओके सर, पर मुझे ना मैं एक आंसर इवैल्यूएशन का प्लान का सर सब्सक्रिप्शन लिया था, तो उन्होंने कुछ बताया तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। क्या बताया? सर उन्होंने लिखा था कि वो सिंह का तो लिख सकते हैं, हाँ। और उसमें वैल्यू एडिशन के लिए और आइडिया डुअलिज्म और डुअलिटी का बताया था लिखने के लिए। नहीं, Dualism- क्वेश्चन कौन सा? डिस्कस एमआईटी? नहीं सर, वो था हाँ जी सर, सिर्फ डिस्कस है मैथ सोशियोलॉजी ऑफ एमआईटी का। ठीक है, ओके फाइन। उसमें वो उन्होंने बताया था कि डुअलिज्म और डुअलिटी का थोड़ा लिखना है, संस्कृत ड्युअलिटी, एक सेकंड, ड्युअलिटी। वो तो mention था। अरे धीरे धीरे तो चलो थोड़ा सा। सर डुअलिज्म और डुअलिटी, ड्युअलिटी जी सर, एंड डुअलिज्म, ड्यूअलिज्म, जी सर। और ये किसके कॉन्सेप्ट है? सर नहीं, उन्होंने बताया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। सर ये क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्नाइजेशन का था। नहीं, एक सेकंड, ये लिख लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ये मैं बता दूंगा। लेकिन ये ड्युअलिटी और ड्यूअलिज्म का मतलब क्या है? किस कॉन्टेक्स्ट में मैं समझूं इसको? रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में समझूं या क्या? ड्युअलिटी और ड्यूअलिज्म या स्ट्रक्चर या कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में समझूं? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्युअलिज्म हियर एंड ड्युअलिटी हियर। इनका मीनिंग मुझे पता है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट आर दैट पर्टिकुलर पर्सन ट्राइंग टू से। तो एक बार ये थोड़ा सा रिकन्फर्म करो उनसे कि ये मतलब थोड़ा सा मतलब क्या इधर इसका, बिकॉज ये मुझे इसका मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझ में आ रहा है। अब अगर आपको डिस्कस एमआईटी करना है, एमआईटी पूरी एक्सप्लेन करोगे न्यूश्री, ठीक है? जी सर। पूरी थियरी एक्सप्लेन करना आपको। उसके बाद में जब कंक्लूड करो या लास्ट पार्ट ऑफ बॉडी, तो उधर जरूर आप बताओ कि हाउ एवर दिस मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन has not only been accepted by other sociologists, but it's also not empirically evident in contemporary times. As in India today, we often see secularism exists with religion, joint family exists with nuclear families, democracy exists with charisma, bureaucracy operates with caste, khaaps exist with legal systems. Hence, we can see in India what we often see is that traditions and modernities are coexisting. Sometimes traditions dominate, sometimes modernity dominates. अब कोई जरूरी नहीं है एम.एन. श्रीनिवास आपको याद रहे ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, या फिर के.एल. शर्मा याद रहे सेलेक्टिव मॉडर्निटी, पार्थो चैटर्जी याद रहे फ्रेगमेंटेड मॉडर्निटी। याद रहे तो 4 चांद लग जाएंगे। एक तो याद रह ही सकता है, जी सर। या फिर मिल्टन सिंगर इंडियनाइजेशन ऑफ मॉडर्निटी। तो पॉइंट इज दिस, उन्होंने सही कमेंट दिया है, थोड़े से व्यू पॉइंट्स ऐड करने पड़ेंगे। क्वेश्चन डिस्कस पूछ रहा है आपको, डिस्क्राइब नहीं पूछ रहा है। जी सर। आपने क्या किया? सिर्फ सर- एमआईटी लिखा? सर मैंने सिर्फ एमआईटी में वो जो आपने बताया था योगेंद्र सिंह का, उसको मैंने योगेंद्र सिंह का स्ट्रक्चर करके लिखा था। नहीं, क्या आपने उसके एम.एन. बाद श्रीनिवास, के.एल. शर्मा ये सारे लिखे? कुछ एक भी लिखा एटलीस्ट? सर मैंने उसमें क्रिटिसाइज में लिखा था एमआईटी का, जो वो पार्थ चैटर्जी का फ्रैगमेंटेड मॉडर्निटी हाँ, ठीक है। एंड एम.एन. श्रीनिवास का। हाँ तो चलेगा, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो आंसर कंप्लीट है मेरे हिसाब से। जी सर, पर उन्होंने सजेस्ट किया था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं, अब ये ड्यूअलिज्म, चलो देखो सामने वाला तो आपको कुछ कंटेंट एनरिच करने के लिए बोल रहा है, नो इश्यूज, बट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग ये ड्यूअलिटी और ड्यूअलिज्म। तो मुझे एग्जैक्टली किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना चाह रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। ओके सर। सर मैंने उसमें और लिखा था जो मॉडर्न एजुकेशन और मॉडर्न वैल्यू, वो सब भी थोड़ा थोड़ा मेंशन किया था। नहीं, आपने एमआईटी पूरा लिखा है ना? सर मैंने एमआईटी को पूरा नहीं लिखा था। नहीं, 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 एमआईटी आपने कल्चर, स्ट्रक्चर, माइक्रो, मैक्रो ये लिखा कि नहीं? हाँ सर, वो मैंने स्ट्रक्चर और एग्जांपल दे दिया था। हाँ चलेगा, तो पूरा ही हो गया ना। जब आपने माइक्रो, मैक्रो, स्ट्रक्चर, ऑर्थोजेनेटिक, हेट्रोजेनेटिक अगर सब लिखा है तो यही तो पूरा है, और क्या होगा पूरा? जी सर, मैंने वो लिख कर दिया था। हाँ, दिस इज व्हाट वाज द डिमांड। ओके सर। सर और एक बात पूछना था सर, आपको जो हमारा टेस्ट हुआ था, हाँ। वो स्ट्रैटिफिकेशन का आप रिकॉर्ड कर रही है क्या? स्ट्रैटिफिकेशन का तो रिकॉर्डिंग आपको मिल गया होगा। आज मैंने रिलीजन का भी रिकॉर्डिंग किया हुआ है। आई थिंक यू विल गेट इट बाय टुडे और टुमारो। सर शायद हमारे पोर्टल में आपको अपलोड नहीं हुआ है। आप कौन से बैच से हो? सर 7 अप्रैल का।
सर फर्स्ट बैच। फर्स्ट बैच है क्या ये? अच्छा जी सर। अच्छा, फर्स्ट बैच में अपलोड नहीं हुआ है स्ट्रैटिफिकेशन, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ और पावर एंड पॉलिटिक्स? नहीं सर, नहीं हुआ है अभी ओके तक। ओके ओके यार, किसी ने बोला नहीं, ये तो वीडियो ऑलरेडी है। और आज मैंने रिलीजन वाला भी रिकॉर्डिंग किया है, वो भी आपको मिल जाएगा सारे बैचेस का, जिसका रिलीजन का टेस्ट हुआ। टुडे आई हैव रिकॉर्डेड इट, आई थिंक टुमारो विल गेट इट। सर हमारा भी नहीं हुआ और हमारे बाद में जो बैच है उनमें भी किसी का नहीं हुआ। शायद एक दो जन से बात कर रही थी, उनका भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये किसी में नहीं हुआ अभी तक, बैच 1 2 3 पे किसी में भी नहीं हुआ है। ओके लेट मी चेक इट, आज मैं ये चेक कर लेता हूँ। ये तो काफी रिकॉर्ड किया हुआ, काफी टाइम से पड़ा है। ओके सर। एक सेकेंड, स्ट्रैटिफिकेशन, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, पावर एंड पॉलिटिक्स, डिस्कशन हैज नॉट बीन अपलोडेड। ठीक है फाइन। और कुछ? एक भी टेक्स्ट की रिकॉर्डिंग नहीं मिली है और इवैल्यूएट होके पेपर भी नहीं मिले अभी तक। ओ माय गॉड। स्ट्रैटिफिकेशन, वर्क एंड इकोनॉमिक और पावर एंड पॉलिटिक्स के टेस्ट पेपर भी इवैल्यूएट होके नहीं मिले अभी तक आपको। हेलो सर इवैल्यूएशन के लिए मैंने बार बोला था, तो वो शायद वो कर देंगे। नहीं कर तो बार बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? आप मुझे बोलो ना एक बार, बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। किसी को नहीं मिले क्या? इवैल्यूएट होके मिले हैं, लेकिन अच्छा कुछ को मिले हैं, कुछ को नहीं मिले हैं। ठीक है मैं आज चेक करता हूं ये बैठ के आफ्टर योर क्लास। रिकॉर्डिंग आज ही मिल जाएगी सर्टिफिकेशन वाला, तो आई विल मेक श्योर कि टुडे ओनली इट्स अपलोडेड, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन द रिकॉर्डिंग वे बैक लॉन्ग टाइम। रिलीजन का आज मिलेगा, रिलीजन का नहीं किया मैंने, रिलीजन का आज रिकॉर्ड किया है, तो आज कल तक मिल जाएगा वो शायद। ठीक है ना? नेक्स्ट किसी का डाउट जल्दी बताओ गाइस प्लीज। गुड आफ्टरनून गाइस। छोटे छोटे डाउट्स, मैं आंसर राइटिंग वाला आज नहीं करूंगा, कल पूरा आंसर राइटिंग कर लेंगे। ठीक है? हु इज दिस? तीशा? ईशा हाँ। यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इलैबोरेट ऑन एमएन श्रीनिवास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू स्टडी द इंडियन सोसाइटी। तो इसमें जैसे एमएन श्रीनिवास के कॉन्सेप्ट में हमें इलैबोरेट करना है, तो सर इसमें एमएन श्रीनिवास ने विलेज की केस स्टडी में क्रिटिसाइज किया है लुइस टूमो को और कार्ल मार्क्स को, तो वो हम इलैबोरेट में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। मैं वाई सिंपली गो टू दैट प्लेस। आप सीधा ये बोलो, एमएन श्रीनिवास के लिए विलेज वाज अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन वेयर ही ओपाइंड दैट विलेज आइडेंटिटी इज वन आइडेंटिटी व्हिच एवरी इंडिविजुअल कैरीज। विलेज इज नॉट अ लिटिल रिपब्लिक, इट हैज कॉन्टैक्ट्स विद आउटसाइडर्स। सिर्फ एमएन श्रीनिवास लिखेंगे, क्रिटिक नहीं, वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। तो बस इसमें वही लिखा जाएगा, इलैबोरेट में और कुछ नहीं लिखेंगे? नहीं बस सीधा एलॉबरेट करके छोड़ देंगे, और लास्ट में आप ये मेंशन करोगे कि किस तरीके से इस स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के कारण बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी के अंदर चेंज की गई एंड इट कंट्रीब्यूटेड फॉर एनरिचिंग सोशियोलॉजी। क्रिटिसिज्म नहीं आएगा। ओके। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है, किसी भी नेम से मतलब पूछा जा रहा है क्वेश्चन, मतलब तो ये थिंकर्स के नाम से, हाँ। तो वो दूसरा कोई थिंकर हम यूज नहीं कर सकते क्या? नहीं समझा नहीं मैं। जैसे अभी एमएन श्रीनिवास क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ। ये इलैबोरेट नहीं होता, हाँ। क्रिटिसाइज होता है, कुछ और होता, तो हम उसमें कोई दूसरा थिंकर यूज कर सकते हैं? हाँ 100%। फिर आप बताओ कि कैसे एमएन श्रीनिवास को योगेंद्र सिंह ने क्रिटिसाइज किया, या फिर और स्कॉलर्स ने, एफजी बैली ने क्रिटिसाइज किया, मैकी मैरियट ने क्रिटिसाइज किया, आप बताओ। यस फॉर श्योर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है? और बाई चांस मानो कि इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आता डिस्कस स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच, एमएन श्रीनिवास नहीं आता सपोज, तब आपके पास ऑप्शन बड़े खुल जाते हैं। एमएन श्रीनिवास फोकस में इसलिए रखेंगे, सिलेबस में मेंशन्ड है। साथ में 2 लाइन एससी दुबे की भी लिखो, 2 लाइन मैकी मैरियट की भी लिख दो, हो सके तो मिल्टन सिंगर या कोई और आपको पता है तो वो 2 लाइन लिख दो, 2-3 स्कॉलर और की, ताकि एड ऑन कंटेंट एग्जामिनर को मिल जाए। ओके सर, ओके। ठीक है गाइस, नेक्स्ट। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। शुभम। शिवम बताओ। सर आपने एक क्वेश्चन दिया था सर, राइट द सोशियोलॉजी ऑफ यूसेज। शिवम कल डिस्कस करेंगे ये पक्का, प्रॉमिस। ओके ठीक है? आज पूरा 5 बजे तक मुझे वाइंड अप करना है, थोड़े से जितने ज्यादा डाउट हो मैं ले लेता हूँ। कल क्वेश्चन आंसर ही रख दूंगा पूरा सेशन। ठीक है? ओके। ठीक है शिवम, ओके ओके। Hello? हेलो हेलो
Hello, Dheeraj sir. Good afternoon. Who's this? This is Mohit sir. Am I audible? You're audible, but your voice is very loud. Tell me. So should I? अभी आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, perfectly आ रही है. बताओ. नाम? सर मोहित है सर. मेरा जेनरिक डाउट, कोई क्वेश्चन डाउट नहीं था, मेरा जेनरिक सा डाउट है. अच्छा. तो मेरा ये सेकंड, मैंने जस्ट लास्ट वीक ही ज्वाइन किया ये कोर्स. अच्छा. एंड आई बीन अटेंडिंग द क्लासेस. और मैंने अभी मेंस जस्ट लिखा था, मेंस 2023. अच्छा, कैसा गया पेपर तुम्हारा? सर ठीक गया, बट क्योंकि ऐसा था कि सर कोचिंग आई डिडंट टेक एनी कोचिंग एंड आई हैड लेस देन 1 ईयर फॉर दिस प्रिपरेशन. मैंने सेल्फ स्टडी की थी, बट मुझे लगा कि पेपर आफ्टर अटेंडिंग द पेपर और अभी आपने जो प्रीवियस लोगों के डाउट जो क्लियर किए, जो एथिक्स और मुझे लगता है मैंने अगर पहले सुन लिया होता, मिस्टेक्स नहीं किया होता तो मेरा भी अच्छा हुआ था. बट आई डिडंट वांट टू वेस्ट माय टाइम नाउ. तो अब तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया है कोर्स. अब आई वांटेड टू नो कि प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए हैं थोड़े, अपार्ट फ्रॉम लाइक अटेंडिंग योर लेक्चर्स एंड जो टेस्ट सीरीज जो होंगे, उसके अलावा भी मुझे कुछ करने की जरूरत है. बाकी नहीं, उसके अलावा मैं एक चीज बोल रहा हूँ, वो कर लो तुम. अब जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है ना, लिखोगे एक क्वेश्चन और स्ट्रक्चर बनाओगे 3 क्वेश्चन का. समझ में आया पॉइंट? बिकॉज आपने एक बार मेंस जब लिख लेते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो और 3 क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाओ. स्ट्रक्चर में फोकस क्या करना है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एज इट इज लिखोगे तुम, जो तुम्हें लिखना है आंसर में, और बॉडी जस्ट फॉर्मेट में ये पॉइंट बस ऐसे लिखना है. और वो स्ट्रक्चर जब क्लासेस में हमें डाउट सेशंस होंगे, जब आफ्टर योर क्लास, तब मुझे वो स्ट्रक्चर बताना. लेट्स सी, स्ट्रक्चर बनाना आ गया, आंसर राइटिंग आ गया. तो सर मैंने एक बार यही किया कि टेस्ट सीरीज मैंने लिखे नहीं बिल्कुल भी. आई हैड टू कवर द सिलेबस, रिवीजन भी नहीं था, तो बहुत टाइम का क्रंच था. बट ठीक है, बट अब मैं थोड़ा और कंसेप्चुअल दैट्स ओके, गुड. लेकिन ये मेंस का एक्सपीरियंस काम आएगा अगले साल ना. बाय चांस अगर इस साल नहीं होता है तो ऑब्वियसली. मतलब सर होता है, बट स्टिल आई हैव जॉइंड. नहीं, that's good. This is called as realizing certain mistakes and focusing on it from the blink of the eye. ये होता है एक्चुअली डेडिकेशन. कि हो नहीं हो बाद में देखेंगे. इनफैक्ट मेरा एक रूममेट हुआ करता था, राहुल जैन, आईएएस ऑफिसर है आज मध्य प्रदेश कैडर का. उस बंदे की, रूममेट नहीं था, मेरा हॉस्टल मेट था टेक्निकली. उस बंदे की एक बात मुझे बहुत बढ़िया लगती थी. पीटी खत्म हुआ, अगले दिन मेंस की तैयारी. मेंस खत्म हुआ, अगले दिन पीटी की तैयारी. फिर पीटी खत्म हुआ, मेंस की तैयारी. मेंस खत्म हुआ, पीटी की तैयारी. उसने कभी ब्रेक नहीं लगाया. होगा नहीं होगा, तैयारी करते रहेंगे, किसी ना किसी साल तो हो ही जाएगा. और शायद सेकेंड अटेम्प्ट में निकल गया था उसका. That has to be the dedication in civil services. सिविल सर्विसेज में जिसने रिजल्ट का वेट किया, पीटी हो गया, 10 दिन का ऑफ ले लेते हैं, और बड़े डिफिकल्ट वाटर्स पे चले जाते हैं फिर धीरे धीरे. तो लेकिन एक चीज याद रखना, क्या नाम बताया था आपने? मोहित. मोहित, एक चीज है, आपको आंसर राइटिंग पे सॉलिड प्रैक्टिस करनी है, याद रखना आप. बिकॉज एक बार मेंस लिखा है तो मैं आपसे अब एक्सपेक्ट करूंगा ज्यादा बेटर आंसर्स. ठीक है, प्लेजर मोहित. नेक्स्ट गाइस. हेलो, गुड इवनिंग. आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है. हेलो हेलो हेलो. हाँ हेलो, अब ठीक है, बताओ. हेलो तानिया, यस, टेल मी. I want to ask a question. Tanya, your voice is breaking down. I am not able to hear you properly. Are you traveling? Hello. Next guys, next. तानिया वापस कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट गाइस, सबको अनम्यूट कर रखा है मैंने. सबको अनम्यूट है. यू कैन जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग. हेलो सर. हाँ हेलो. गुड इवनिंग सर, धीरज बताओ. सर सैटरडे में एक हिंदू में आर्टिकल आया था, उसमें मैंने जस्ट देखा बिहार में ना एक डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जस्ट पूछना है आपको कि यूज कर सकता हूँ. हाँ बताओ. एक अररिया करके डिस्ट्रिक्ट है, उसमें लोअर कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ना कन्वर्जन कर रहे हैं सिख कम्युनिटी में पंजाब जाके. तो ये यूज कर सकते हैं एग्जांपल. 100%. इसका
स्टडी देना पड़ेगा कि किसने ऑथेंटिसिटी दिया है। नहीं नहीं, वो स्टडीज देने की जरूरत नहीं है यार. यू कैन जस्ट यूज, फॉर एग्जांपल इन रीसेंट टाइम्स इन द स्टेट ऑफ बिहार, डिस्ट्रिक्ट लिखना भी जरूरी नहीं है. इन द स्टेट ऑफ बिहार द लोअर कास्ट आर कन्वर्टिंग टू रिलीजन सच एज सिखिज्म. दिस इज द ओनली पॉइंट यू कैन राइट. यू डोंट हैव टू राइट द ऑथर्स नेम, स्टडीज नेम. नो, दैट्स परफेक्टली क्लियर. जब आपको पता है ये वैलिड है तब आप लिख दो ऐसे ही. आई मीन यू डोंट हैव टू राइट अ पर्टिकुलर स्कॉलर. ऐसे तो फिर वो एक एक डिस्ट्रिक्ट लिखनी पड़ जाएगी. आई मीन यू डोंट हैव टू डू दैट. Yes. ये किधर काम आएगा बताता हूं. नॉर्मली जब कन्वर्जन पे ही क्वेश्चन आ जाए, कन्वर्जन के ऊपर बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने काफी कुछ चीजें बोली है कि क्या कन्वर्जन से लोअर कास्ट का एम्पावरमेंट हुआ. ये मेरा क्वेश्चन है आज आप सबको. अगेन आई डोंट थिंक अभी शायद राइट टाइम है, कास्ट किया नहीं है मैंने, बट ये ट्राई आउट वंस कि डिड कन्वर्जन लीड टू एम्पावरमेंट ऑफ लोअर कास्ट, फुल स्टॉप. जस्टिफाई योर स्टैंड. ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके ऊपर थोड़ी सी डिबेट करते हैं कल. क्या कन्वर्जन से एम्पावरमेंट हो रहा है क्या? जैसे ये लोअर कास्ट बिहार का अब शायद सिखिज्म में कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या जब ये सिखिज्म में कन्वर्ट कर जाएगा या किसी इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे थे या किसी पर्टिकुलर दूसरी धर्म में, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करे, डज दिस कन्वर्शन ऑफ लोअर कास्ट इनटू डिफरेंट कम्युनिटीज is helping in empowering the lower caste? एक बार अच्छे से थोड़ा सोच के लिखना इसके ऊपर. कल इसकी बढ़िया सी सोशोलॉजी बताता हूं कि कन्वर्जन से क्या क्या हुए. आज भी मैंने बताया था विल्किंसन का क्या अंडरस्टैंडिंग है, एम.एन. श्रीनिवास इसके ऊपर बोलते हैं, हरोल्ड गोल्ड इसके ऊपर बोलते हैं, इसके ऊपर योगेंद्र सिंह इसके ऊपर बोलते हैं. क्या कन्वर्जन से हुआ भाई? कुछ एस.सी. दुबे ने इसके ऊपर डिस्कस किया है. लेट्स सी कि क्या सोशियोलॉजी रहती है. वुड यू डू राइट इट वंस? कल क्वेश्चन आंसर पूरे डिस्कस करूंगा, तो इफ यू वांट, इफ यू हैव रिटन आई विल डिस्कस इट. तो ये 100% लिख सकते हो आप यार कन्वर्जन में. बट हाँ, बट एक मिनट, लेकिन एक मिनट, सिर्फ दिक्कत ये है कि ये यूज हम उधर ही कर पाएंगे जब लोअर कास्ट के ऊपर कोई कन्वर्जन का क्वेश्चन आए तब, बिकॉज और कहीं फिट नहीं होगा ये. ओके, ठीक है. एंड इधर माइग्रेशन का भी वो मैं देख कि वो माइग्रेट हो गए पंजाब जाके, फिर रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं. मतलब मतलब वो सिखिज्म में कन्वर्ट होने के लिए पंजाब माइग्रेट कर रहे हैं, देन दे आर रिवर्स माइग्रेटिंग इन बिहार. फिर वो वापस बिहार आ जाते हैं. यस, एंड अच्छा. देन दे एस्टैब्लिश गुरुद्वारास और समथिंग लाइक दैट. अरे बाप रे, माय गॉड. इनफैक्ट उसको ऊपर ये- से पढ़ रहा था. नहीं, ये बहुत सारी चीजें कनेक्ट होती है. जैसे क्या संस्कृताइजेशन आज हो रही है. इनफैक्ट संस्कृताइजेशन के बहुत सारी स्टडीज है. कई लोग ट्राइबलाइजेशन बोलते हैं, कई लोग इस्लामाइजेशन बोलते हैं. ये एक संस्कृताइजेशन का पहलू भी माना गया है कि संस्कृताइजेशन का मतलब सिर्फ अपर कास्ट में कन्वर्ट करना नहीं है. संस्कृताइजेशन का मतलब आप दूसरे धर्म में भी कन्वर्ट कर रहे हो तो वो संस्कृताइज माना जाना चाहिए. लेट्स सी, संस्कृताइजेशन तो कल नहीं डिस्कस करूंगा, बट दिस कन्वर्शन आई विल डिस्कस इफ यू राइट. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू गाइस. नेक्स्ट. सर हाँ, हेलो सर तान्या तान्या, बताओ. सर मेरा क्वेश्चन था जो भी आपने एग्जामिनेशन में दिया था, हाउ इज प्रोटेस्टेंट एथिक्स एसोसिएटेड विद द स्पिरिट ऑफ रैशनलाइज्ड वेल्थ एक्यूमुलेशन वाला. ठीक है. तो सर इसका अप्रोच क्या होना चाहिए? बिकॉज आज तक मुझसे अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो मुझे इसका अप्रोच जानना है कि इस आंसर में अपन को कैसे इस आंसर को लिखना है. वेबर कर लिया क्या आपने, मैक्स वेबर? नहीं सर, वो वाला चैप्टर नहीं हुआ हम लोग को. राइट. Religion- एक्चुअली मैंने जब ये टेस्ट फ्रेम किया था तो यस सर. एक्चुअली क्या हुआ कि एक मेरी मिस्टेक इस टेस्ट में ये हो गई कि मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि बहुत सारे बच्चों का मैक्स वेबर और इमाइल डरखाइम हुआ नहीं. मैंने डरखाइम पे भी क्वेश्चन दिया और वेबर पे भी क्वेश्चन दिया इस पे. इसका सीधा सीधा रीजन ये था, मैंने टेस्ट डिस्कशन में भी ये रिकॉर्ड किया हुआ है, आप सुनोगे, कि एक रीजन ये था कि मैं चाहता था कि रिलीजन के अंदर जब आपको डरखाइम और वेबर पूछा जाए तो आपको सिर्फ थिंकर वाला पार्ट याद नहीं रहे, रिलीजन वाले चैप्टर का कंटेंट भी यूज करो. दैट वाज द ओनली गोल, सो टू मेक यू कनेक्ट थिंग्स मोर होलिस्टिकली. बट तान्या, प्रॉब्लम ये है कि आपने मैक्स वेबर नहीं किया है तो ये आंसर नहीं होगा. सो रेस्ट अश्योर्ड, ये मैं करवा दूंगा आगे, बिकॉज ये वेबर का क्वेश्चन है जहां पे वेबर की थियरी है प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. तो अभी मैं शॉर्ट में समझाऊंगा तो शायद उस लेवल पे नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है. मैक्स वेबर बोलते हैं, कार्ल मार्क्स बोलते हैं
कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इकोनॉमिक्स वो चेंज होता है तो कैपिटलिज्म आता है, मतलब टेक्नोलॉजी बेहतर होती चली जाएगी, धीरे धीरे कैपिटलिज्म आएगा। राइट तान्या, ये सुना होगा। Yes, sir. मैक्स वेबर क्या बोलते हैं, मैक्स वेबर ने ये मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग को रिजेक्ट कर दिया और वेबर बोलते हैं ऐसा नहीं है। तो मार्क्स ने पूछा क्यों भाई साहब ऐसा क्यों नहीं है? बोला कि देखो आप ये इंडिया को देखो और ये चाइना को देखो, मैं सिर्फ कनेक्ट करने के लिए आपको समझा रहा हूं ताकि आपको सिंपल में समझ में आए। इन दोनों जगह के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े स्ट्रांग थे यार, सोने की चिड़िया, रिसोर्सेज ही रिसोर्सेज थे इनके पास, तो फिर भी ये कैपिटलिज्म डेवलप नहीं हो पाया। और वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे नहीं थे जो इन दोनों कंट्रीज पे थे, फिर भी वेस्ट के अंदर ये डेवलपमेंट हो गया। तो वेबर बोलते हैं कि ये कैपिटलिज्म जो है वो है रैशनल परस्यूट ऑफ प्रॉफिट। रैशनल परस्यूट ऑफ प्रॉफिट मतलब किसी को एक्सप्लॉइट करके पैसा नहीं कमाना, रेदर देन एक रैशनल तरीके से पैसे अर्न करना। ठीक है तान्या? Yes, sir. अब मैक्स वेबर बोलते हैं क्योंकि कैपिटलिज्म का मीनिंग ये है, अब कैपिटलिज्म वेस्ट के अंदर क्यों आया, मैक्स वेबर स्टडी करते हैं और वेस्ट के अंदर उन्होंने देखा कि एक धर्म है प्रोटेस्टेंट, इस धर्म का एक सेक्ट है कैल्विन सेक्ट, कैल्विनिस्ट। इस कैल्विनिस्ट सेक्ट जहां जहां है वेस्ट के अंदर, वहां वहां पे इन्होंने देखा भाई साहब कैपिटलिज्म तो बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत कैपिटलिज्म है इन सारी जगह में। पूरे वेस्ट में कैपिटलिज्म नहीं मिला, वेस्ट में उन खांचों में कैपिटलिज्म मिला जहां पे ये सेक्ट एग्जिस्ट करता था। ये क्या एक रिलीजियस सेक्ट है प्रोटेस्टेंट का, ठीक है, जॉन केल्विन द्वारा 18वीं सेंचुरी में स्थापित किया गया था और उसके बेसिस पे ये एक सेक्ट बन गया, जैसे हमारे यहाँ पे वैष्णवाज है, सेवाइट्स है, वैसा। ठीक है तान्या? Yes, sir. ये कैल्विनिस्ट सेक्ट को जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं मैक्स वेबर, तो बोलते हैं इस कैल्विनिज्म के अंदर कुछ ऐसी ऐसी वैल्यूज है। कैसी कैसी वैल्यूज? नोशन ऑफ कॉलिंग एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन क्या है भैया? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा या नर्क जाऊंगा, दैट प्लेस इज फिक्स्ड, कि मेरी अल्टीमेट डेस्टिनेशन फिक्स्ड है, स्वर्ग या नर्क मेरा ऑलरेडी फिक्स्ड है, मैं चेंज नहीं कर सकता। यू आर विथ मी तानिया हियर? Yes, sir. नोशन ऑफ कॉलिंग क्या है? ये मेरी जो जगह फिक्स्ड की गई है, हेल है या हेवन है, मुझे कैसे पता चलेगी? तो जॉन केल्विन ने बताया कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो तुम हेवन जा रहे हो, और अगर तुम्हारे पास कम पैसा है तो तुम हेल जा रहे हो। अब अगर वैल्यूज ऐसी है किसी सोसाइटी में, तो इस सोसाइटी में जो लोग रहेंगे तान्या, डोंट यू थिंक कि वो पैसा कमाने के ऊपर जोर लगाएंगे? अब सर वो पैसे में बहुत सारा इन्वेस्ट करेंगे, अब किसी को मोर एंड मोर एक्सट्रैक्शन नहीं, एक्सट्रैक्शन। एक बार ध्यान से सुनो, अगर इस सोसाइटी में आप या मैं रहते तो हम लोग पैसा कमाने पे फोकस करते, ना कि पूजा पाठ पे फोकस करते, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा इंडिकेशन है मैं हेवन जाने वाला हूं, राइट? यस सर। अब ये बोलते हैं कि इस वैल्यूज के कारण इधर आता है स्पिरिट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। अब कनेक्शन समझ में आया कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स largely created a value system which propagated accumulation of wealth resulting into rise of capitalism। कि जिस समाज में ऐसी वैल्यूज है, ऑब्वियस सी बात है एक्यूमुलेशन ही होगा, पैसा खर्च तो होगा ही नहीं। दिस वॉज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बट येट ये मैक्स वेबर की बहुत डिटेल्ड थियरी है, मैंने बहुत शॉर्ट एंड सिनॉप्टिकली आपको यहां पे जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, हेलो, ठीक है गाइस, एनीबडी एल्स जल्दी से बताओ यार। चलो, आई सी यू टुमारो। कल क्वेश्चन आंसर्स के साथ रेडी रहना। कल मैं 1-1.5 घंटे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ूंगा आपके। थैंक यू सो मच। आई सी यू टुमारो एट 1 o'clock। विल फिनिश अप द सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया एंड देन विल स्टार्ट विद द विलेज स्टडीज इन इंडिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है, कौन बोल रहा है? तानिया, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, बताओ ठीक से, एक बार धीरे धीरे बोलो।
मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया था आपके शॉर्ट नोटबुक का वो फोटो भेजने के लिए, आपने बोला थिंकर्स नोटबुक का यस सर, अच्छा, आपने बोला मेरा ठीक है। एग्जाम ठीक है, आज मैं भेज दूंगा। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, आई हैव नोटेड इट डाउन। थिंकर्स नोटबुक का वंस आई रीच माय होम आई विल सेंड यू सर्टेन फोटोज ऑफ दैट टू द स्टडी आईक्यू ग्रुप सो दैट एवरीबॉडी कैन हैव अ लुक। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू।